तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। एम्स दिल्ली ने उनकी तबीयत को लेकर बयान जारी किया है। मनमोहन सिंह की हालत में सुधार आ रहा है। बयान में कहा गया है, सांस में दुश्वारी, सीने में जकड़न की शिकायत के बाद मनमोहन सिंह को अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था और अब उनकी तबीयत के हवाले से एम्स दिल्ली ने बयान जारी किया है, जिसमें मनमोहन सिंह की हालत में सुधार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की हालत मुस्तहकम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज विजयदशमी के मौके पर 7 नई दिफाई कंपनियां कौम के नाम मानवन की हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रोग्राम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब भी किया। पीएम ने कहा कि आज साबिक सदर जमहूरिया भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश है। एक ताकतवर हिंदुस्तान की तामीर के लिए जिस तरह कलाम साहब ने अपनी जिंदगी वक्फ की है, ये हम सब के लिए मुतासिर कुन है। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि 7 नई कंपनियां एपीजे अब्दुल कलाम के एक काबिल कौम के अज़्म को मजीद मजबूत करेंगी। All India, headquartered at Kanpur, will be a dominant supplier of critical weapons and equipment to the Indian Army. 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। साथियों, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कभी दुनिया की शक्तिशाली संस्थाओं में गिनी जाती थी। इन फैक्ट्रीज के पास 100-150 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। विश्व युद्ध के समय भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का दमखम दुनिया ने देखा है। समय के साथ भारत अपनी सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होता गया। इस स्थिति में परिवर्तन लाने में ये नई 7 डिफेंस कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, आज ही पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती भी है। कलाम साहब ने जिस तरह अपने जीवन को शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए समर्पित किया, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है। रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही है, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। के मृदुल अग्रवाल ने जेईई एडवांस मुकाबला जाती इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। वो जेईई एडवांस की तारीख में इम्तियाजी नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवार हैं। मृदुल अग्रवाल ने 360 में से 348 नंबर हासिल किए हैं, यानी उन्होंने 99.66% नंबर हासिल किए हैं। इससे कबल उन्होंने जेईई मीन्स में भी टॉप किया था। मृदुल कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं और मुस्तकबिल में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं।
तो जेडबलई एडवांस के नतायज का ऐलान कर दिया गया है और आपको बता दें जयपुर के मृदुल अग्रवाल ने इसमें तारीख रकम की है। उन्होंने 360 में से 348 नंबर हासिल किए हैं। जयपुर के मृदुल अग्रवाल ने जेडबलई एडवांस मुकाबला जाती इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। वो जेडबलई एडवांस की तारीख में इम्तियाजी नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवार बन गए हैं। मृदुल अग्रवाल ने 360 में से 348 नंबर हासिल किए हैं, यानी उन्होंने 99.66% नंबर हासिल किए हैं। इससे कबल भी मृदुल अग्रवाल ने जेडबलई मेंस में भी टॉप किया था। आपको बताएं कि मृदुल कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं और वो मुस्तकबिल में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। सिंगू बॉर्डर के करीब नौजवान की लाश बरामद हुई है। नौजवान की शिनाख्त लखबीर सिंह की हैसियत से हुई है। उसका ताल्लुक तरन तारन जिले से बताया जा रहा है। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। मामला गुरु ग्रंथ साहब की बेहुरमती से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान होने के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान में रोज बरोज शिद्दत आती जा रही है। बीजेपी के जरिए जहां खवातीन स्कीमों पर खुसूसी फोकस किया जा रहा है और कन्या पूजन के बाद किसी काम का आगाज किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने वजीर आला शिवराज सिंह के जरिए लाडली लक्ष्मी और दूसरी स्कीमों के निफाज को सियासी ढंग से ताबीर किया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि जिन लोगों को इंतखाबात के वक्त में लाडली लक्ष्मी की याद सता रही है, उन्हीं की हुकूमत में गुज़िश्ता 10 सालों से मध्य प्रदेश लाडलियों की असमत दरी के मामले में मुल्क में गोल्ड मेडल हासिल कर रहा है, जिसकी जानिब हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इल्जाम पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि जिनके पास अपना कोई नजरिया नहीं होता है, जो पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग के भरोसे से इक्तदार तक पहुंचती है, उसे आवाम कभी कबूल नहीं करेगी। प्रदेश में हर साल 1600 महिलाओं का अपहरण इसलिए किया जाता है कि उनसे जबरन शादी करने के लिए 7320 बच्चियों का अपहरण होता है। शिक्षा के क्षेत्र में महिला और पुरुष के बीच में 10 से 11% का अंतर है। आज हालत ये है कि मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मियाँ थीं, उन्हें जो राष्ट्रीय सुरक्षा पत्र के माध्यम से 1 लाख रुपए का कैश इंस्ट्रूमेंट दिया गया था, उसे सरकार ने वापस लेकर उसे एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया है। इतने सारे ढोंग होने के बाद भी ये सरकार कैसे इस बात का दावा करती है कि मैं तो परमानेंट मामा हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ पर भी जाते हैं, जब से मुख्यमंत्री बने तब से वो सबसे पहले मंच पे कन्या पूजन करते हैं, चाहे वो शासकीय कार्यक्रम हो चाहे पार्टी का कार्यक्रम। इसलिए कन्या पूजन हमारे लिए श्रद्धा और भक्ति का, संस्कृति का विषय है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब आलम, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने रहती हैं, इससे सब वाकिफ हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ मौकों को सियासत के लिए छोड़ देना चाहिए? सहबा, यहाँ पे बात सियासत की नहीं है, बात इस बात को लेकर है कि जो हुकूमत कह रही है उसके कौल और फेल में तजाद क्यों है। अगर यहाँ पर हुकूमत ये कह रही है कि कन्या पूजन से काम होना चाहिए, तो कन्या पूजन पर किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से खवातीन की असमत दरी हो रही है और गुज़िश्ता 10 सालों की बात है, जो कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि मध्य प्रदेश टॉप पर है पूरे मुल्क में, तो कांग्रेस का ये मुतालबा है कि अगर औरतों की असमत दरी की, लाडली लक्ष्मी की इतना ख्याल है तो ये जो फिगर है, इस फिगर को ख़त्म होना चाहिए। औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। औरतों के मफाद के लिए जो फलाही काम योजनाएं हैं उसका ज़मीन पर निफाज होना चाहिए, सिर्फ ऐलान बराए ऐलान नहीं होना चाहिए। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं दे रही है, बल्कि ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग के भरोसे इक़्तिदार तक पहुंचना चाहती है और जिसको अवाम कभी कबूल नहीं करेंगे। तो दोनों की सियासत के अपने अपने नजरिए हैं, लेकिन जो सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं उस पर गौर करने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में औरतों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जा सकता है। वही मेहताब आलम, जो बीजेपी हुकूमत की तरफ से तमाम तर स्कीमें निकाली जा रही हैं खासकर खवातीन के लिए, उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई खवातीन को फ़ायदा पहुंच रहा है? देखिए, अगर हम पूरे मध्य प्रदेश का उसका जायजा लें
तो फिर आपको हैरत होगी कि जहां पर लाडली लक्ष्मी योजना की नफाद की बात करी जाए या मरकज की जो योजना है उनके पैसे नहीं पहुंच पा रहे। यही नहीं, जो निकाह योजना या कन्यादान योजना जो किया है उनके पैसे शादियों के 2-2, 3-3 साल हो गए, आज तक उन बच्चियों के बच्चे भी हो गए, लेकिन अब तक वो पैसा उन बच्चियों के अकाउंट में नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि हुकूमत जो ऐलान कर रही है उसका अमली तौर पर जब तक निफाद नहीं हो रहा है तो ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इफादियत क्या है, इस पर करने की जरूरत है। क्योंकि मध्य प्रदेश हुकूमत ने बहुत सारी स्कीमों का ऐलान किया लेकिन जमीनी सतह पर उनका निफाद दिखाई नहीं दे रहा है। और हर बार जब इलेक्शन आते हैं नई स्कीमों का ऐलान होता है, पुरानी स्कीमों को नए फ्लेवर के साथ पेश किया जाता है। तो सवाल इस बुनियाद पर उठ रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के जरिया अगर कमलनाथ की 15 महीने की हुकूमत की बात करें तो बहुत सारे कमलनाथ ने जो है कि हुकूमत में 15 महीने में 31,000 से रुपए से कन्यादान निकाह योजना के रुपए 51,000 किया गया था, लेकिन कमलनाथ हुकूमत में भी पैसे नहीं मिले थे। वही सूरत हाल अब भी दिखाई दे रही है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश हुकूमत का कुल बजट जहां पर 2,41,000 करोड़ था, वहीं पर कर्ज की अगर बात करें 2,53,000 करोड़ रुपए की मध्य प्रदेश हुकूमत कर्जदार हो चुकी है। ऐसे में अगर स्कीमों का ऐलान किया जाता है तो वो स्कीमों का निफाद यकीनी नहीं होता। के रुख अलग हैं और वहीं जो जमीनी हकीकत है उसके रुख भी अलग दिखाई दे रहे हैं। मेहताब आलम हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत विजयदशमी का त्योहार रिवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस के तहत पूजा पंडालों में खास ख्याल रखा जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम को विजयदशमी की मुबारकबाद पेश की है। नागपुर में वाक़ आरएसएस हेडक्वार्टर में हर साल की तरह इस साल भी संघ का यौम तासीस और विजयदशमी की तकरीबात का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हथियारों की पूजा की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क में दरअंदाजी को शहरियत के हुकूक से महरूम करने के लिए एनआरसी की वकालत की। इसके अलावा मोहन भागवत ने मुल्क में आबादी में हो रहे इजाफे को रोकने के लिए आबादी को कंट्रोल करने से मुतालिक मंसूबे की हिमायत की है। मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। आरएसएस चीफ ने इस मौके पर तालिबान पर भी तनकीद की है। अभी जैसे एक अचानक आ गया, वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं, और उसकी जो बातें हो रही है वो दो प्रकार की हो रही है। कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमसे सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ तब रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और इसलिए यह मानते हुए भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, बुरा से बुरा आदमी भी बदल सकता है, बातचीत से संवाद से बातें हल होती है, प्रेम से अहिंसा से मामला ठीक हो सकता है, इसको मानना चाहिए, इसके प्रयास भी जारी रखने चाहिए, लेकिन अपनी सावधानी अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखिए क्रिप्टो की समझ। आदाब। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं।
बिटकॉइन $55,000 के पार। सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में एक बार फिर तेजी आने लगी है। यह करेंसी 5 महीनों में अपने सबसे ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.03 ट्रिलियन है। वहीं एथर का मार्केट कैपिटलाइजेशन $422 अरब तक पहुंच गया है। इस हफ्ते टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 27.52% बढ़ा। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में टोटल वॉल्यूम इस समय करीब 18.18 अरब है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 13% है। बैंक ऑफ अमेरिका ने क्रिप्टो एक्सपोजर वाली 20 हाई प्रोफाइल अमेरिकी कंपनियों की पहचान की। वॉल्ट डिज्नी, फॉक्स कॉर्पोरेशन और जेपी मॉर्गन पब्लिकली ट्रेड करने वाली 20 अमेरिकी कंपनियों की लिस्ट में शामिल हैं, जिनके पास क्रिप्टो और डिजिटल एसेट का कुछ एक्सपोजर है। मॉर्गन स्टैनली, सिग्नेचर बैंक और वार्नर म्यूजिक ग्रुप का भी कुछ हद तक डिजिटल एसेट में निवेश है। बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा, क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते इस्तेमाल का मतलब है कि निकट भविष्य में आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फोन को अनलॉक करने, स्टॉक या घर खरीदने, डिविडेंड रिसीव करने, लोन लेने या पिज्जा का पेमेंट करने में कर सकते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक पर बेस्ड सेशन ऐप आपको ज्यादा प्राइवेसी देगा और किसी डेटा ब्रीच से बचाएगा। ऑक्सेन, जो प्रूफ ऑफ स्टेक POS कम्युनिटी का बेस्ड एक प्राइवेसी फोकस्ड प्लेटफॉर्म है, इसने एक बहुत ही सिक्योर एनोनिमस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सेशन बनाया है। सेशन एनकरिप्टेड प्राइवेट मैसेंजर की एक नई ब्रीड है। कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होने की वजह से सेशन अपने यूजर्स के डेटा को लीक या बेच नहीं सकती है। ऐप iOS, एंड्रॉइड, मैक, विंडोज और लिनक्स पर फ्री में अवेलेबल है। सेशन एक एंड-टू-एंड एनकरिप्टेड मैसेंजर है जो डेटा लीक को कम करता है। NFT सेल ने तीसरी तिमाही में नई ऊंचाइयों को छुआ। सेल $10.7 बिलियन तक पहुंची। मार्केट ट्रैकर डेप्रेटर के आंकड़ों के अनुसार सितंबर के समाप्त तिमाही में नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT की सेल पिछले 3 महीनों में 8 गुना से अधिक बढ़कर $10.7 बिलियन हो गई। सबसे बड़े NFT मार्केट प्लेस OpenSea पर अगस्त में सेल वॉल्यूम $3.4 बिलियन तक पहुंच गया, क्योंकि क्रिप्टो एसेट की डिमांड नई ऊंचाई पर पहुंची। सितंबर में भी निवेशकों की मांग मजबूत रही। और आइए अब बात करते हैं itsblockchain.com के फाउंडर हितेश मालवीय से। हितेश जी, इंस्टीट्यूशनल बायर की वजह से इस हफ्ते बिटकॉइन 1 ट्रिलियन मार्केट कैप पर वापस आ गया है। क्या आपको लगता है ये लेवल सस्टेन करेगा? बिटकॉइन की राइज के 2 रीजन है। पहला फंडामेंटल लेवल पे बिटकॉइन की राइज हुई और सेकंड टेक्निकल लेवल पे। पहले अपन फंडामेंटल लेवल्स पे बात करते हैं। तो फंडामेंटल बिटकॉइन काफी स्ट्रांग हो गए, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन काफी ज्यादा राइज हुआ है। अभी रिसेंटली यूएस में 5 ETF की एप्लीकेशंस फाइल हुई है और उसमें से 5 में से 1 या 2 की अप्रूवल आने के काफी हायर चांसेस है और इंडस्ट्री काफी पॉजिटिव है उसके लिए। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमको बिटकॉइन का रिसेंटली लास्ट 2 वीक्स से राइज देखने को मिला है। बिटकॉइन ने 30% ग्रोथ रिकॉर्ड की है लास्ट 2 वीक्स में। और टेक्निकल लेवल पर अगर हम बिटकॉइन के प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो बिटकॉइन का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो $55,000 पे था। अभी बिटकॉइन की प्राइस $55,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है और इसके ऊपर सपोर्ट स्टेब्लिश कर रही है। सो एक बार जब सपोर्ट उसके ऊपर बिल्ड हो जाएगा प्राइस का, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस नेक्स्ट जो उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था $65,000 उसको एक बार रीटेस्ट करेगा। और वहाँ पे रीटेस्ट करने पे के बाद अगर वहाँ पे हमको क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं आने वाले टाइम में जब बिटकॉइन ETF का अप्रूवल भी साथ में आ जाएगा तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $100,000 से $150,000 के बीच में ट्रेड कर सकती है। और इसका जो एस्टिमेट है वो 1-2 महीने के अंदर है कि हम कोई बाय द एंड ऑफ द ईयर हमको इस लेवल की पैराबोलिक रैली बिटकॉइन और नॉट ओनली बिटकॉइन बट ऑल द पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिल सकती है। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।